हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट तो सभी चैप्टर हैं बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी आप जानते हैं, बायोलॉजी में देखा जाए तो जितने चैप्टर दिए हैं उसमें से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, मानव स्वास्थ्य था रोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरे चैप्टरों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनते हैं जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जो फर्स्ट यूनिट 6 स्टार्ट हुई है ना, तो उसमें से जो देखो स्टूडेंट, जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम कुछ डायग्राम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और उस फर्टिलाइजेशन का प्लेस कहाँ होता है, एक इसको हमने देखा था। स्टूडेंट देखिए, अब आपको बहुत समझदारी से और बहुत कंफर्टेबल हो के पढ़ाई करनी है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके। आपने अभी तक जो भी किया उन सबको पीछे छोड़ते हुए अब आप अपने पढ़ाई पर एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। बिकॉज स्टूडेंट आगे आने वाला आपका पेपर है, और पेपर में आप अच्छा करेंगे तभी अच्छा नंबर आएगा। इसलिए स्टूडेंट, लेट बैंक्स बी बैंक्स, टेक केयर इन फ्यूचर। अपने फ्यूचर पे ध्यान दो कि ये रिजल्ट आपको पूरे फ्यूचर चलानी है। ट्वेल्थ में आप कोई भी परसेंटेज लेके पास हो जाओगे तो दोबारा आप ट्वेल्थ करने नहीं जाओगे। इसलिए इस परसेंटेज को ऐसा बनाइए कि परसेंटेज जहां भी आप लगाएं आपका सफलता वहां एकदम क्लियर हो। और स्टूडेंट, पढ़ाई के तरीके जो हैं, जो भी होते हों, उसमें अब आप कुछ चेंजिंग करिए। पढ़ने के लिए स्टूडेंट देखिए, जो आपके पास बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है ट्वेल्थ में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बुक है। कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ही मेन बुक है। एनसीईआरटी में लिखा गया टर्म, एनसीईआरटी से दिया हुआ थ्योरी, एनसीईआरटी में बोले गए शब्द सबसे अपने आप में क्वेश्चन है और यही मान्य है। बिकॉज स्टूडेंट, यदि आप कहीं रेफरेंस से पढ़ते हैं उसमें थोड़ी सी कुछ त्रुटि आपको पूरा कंफ्यूजन में डाल देगी। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो रेफरेंस की तुलना में थोड़ी सी उसमें कुछ चीज़ अलग मिली। तो जैसे हमने देखा है अभी कि क्लास 11th के सेल बायोलॉजी के चैप्टर में एनसीईआरटी ने थोड़ा सा लिख दिया है कि माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो स्टूडेंट, माइकोप्लाज्मा ही पीपीएलओ होता है, नॉट एंड उसने यूज किया है, बट जो है स्टूडेंट आपको ध्यान देनी है कि माइकोप्लाज्मा ही पीपीएलओ होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात स्टूडेंट, कि आप किसी एक चीज को ही प्रिपेयर करें। यदि आप पढ़ना जा रहे हैं, आप पढ़ने की तैयारी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप केवल बुक खत्म कर लीजिए। एनसीईआरटी का जितने चैप्टर हैं, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करिए। जैसे कि अभी बोर्ड में कुछ चैप्टर कट गए हैं, कुछ चैप्टर को एग्जिट कर दिया गया है, बिकॉज वो आपकी सुविधा के लिए है। बट स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में वो चैप्टर नहीं आएंगे। आप ट्वेल्थ के बाद जो कंपटीशन देने वाले हैं, नीट की कंपटीशन देंगे या बीएससी करेंगे, तो उसमें जो आप कंपटीशन देंगे, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपनी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उन कंपटीशनों में जो आएंगे तो उसमें पूरे चैप्टर आएंगे। तो यदि आप पढ़ रहे हैं पूरे हॉनेस्टी के साथ, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको टोटल चैप्टर पहली बात पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट टोटल चैप्टर यदि आप पढ़ेंगे तो आपका बेस बनेगा। उस बेस से आप आगे के चैप्टर को क्लियर करेंगे। यदि हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम नहीं पढ़े, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अटक जाएंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसकी हिंदी जीओ में जनन। यदि आप ये नहीं पढ़ते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में जन्म में आप फंस जाएंगे। बिकॉज स्टूडेंट, कि पहले आपको जानना है कि जनन रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या रूल हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कित गैमेट फॉर्म्ड होता है कि नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन होता है कि नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनेंगे आपके ऑफ स्प्रिंग, वो अपने माता पिता के एकदम सेम होंगे, क्या आइडेंटिकल होंगे, कि
डिफरेंस होंगे बट नेचर कैरेक्टर सेम होगा। तो ये सब बातें स्टूडेंट, सेक्सुअल एसेक्सुअल में आप डिफरेंस नहीं जानेंगे तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हर एक चैप्टर, उसके पहले का चैप्टर उसके बाद के चैप्टर का बेस होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एड रिमेंबर। उसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूं यदि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेस्ट चैप्टर। और थोड़ा सा ये चैप्टर जो है स्टूडेंट आपको क्लियर करेगा, आपको काफी जागरूक करेगा, जो आपकी लाइफ में काम आने वाली है। ठीक है, इससे आप कोई जोक या कमेंट ना समझें, बिकॉज स्टूडेंट यदि एनसीईआरटी ने आपकी बुक में ये चैप्टर दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको पढ़ें, आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें, और उससे जितने भी नॉलेज होते हैं, जितने भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसमें जोक और कोई कमेंट नहीं करेगा, बिकॉज ये मेरा चैप्टर है, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा सिलेबस है, मुझे इसको पढ़ना है। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। कोई इसमें कमेंट नहीं है और ना कोई स्टूडेंट कमेंट करता है इसमें। जो हॉनेस्ट स्टूडेंट हैं, जो अपने पढ़ाई के प्रति लगे हुए हैं। मेरा कहना यह था कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो जो आपके पास जितने ज्यादा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कैसे होते हैं, कंफ्यूजन ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि आप नोट्स तैयार करते हो, और नोट्स, कोई भी नोट्स थोड़ा डीपली होगा, नोट्स हमेशा डीपली होगा। क्योंकि नोट्स जो है स्टूडेंट डीपली इसलिए होगा कि नोट्स में हर एक, जैसे हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म सबको देखते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में सबको एक साथ लिख दिया है। तो स्टूडेंट आप ऐसा पढ़िए कि एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को आप एक्सप्लेन करिए और उसी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा और आपको पढ़ने में, बताने में, क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। तो कोई एक चीज क्लियर करिए, यदि किसी को एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है, ऐसा भी है, यदि एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही, प्लीज डोंट वरी, कोई चिंता की विषय नहीं है, आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। लेकिन स्टूडेंट, बच्चों का क्लियर इसलिए नहीं होता, बच्चों का पूरा जो है सेशन बीत जाता है लेकिन उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इसका मेन रीजन यही है कि वो तो ना तो एनसीईआरटी ही क्लियर कर पाते हैं, ना तो नोट्स क्लियर कर पाते हैं। जैसे ही वो नोट्स पढ़ना स्टार्ट किए तब से कोई आ गया। निगेटिव थिंकिंग वाले बहुत घूमते हैं अगल बगल। जैसे आप बाहर निकलते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, इन्फेंट्स बेबी, नवजात शिशु, वो बाहर पैदा होता है, जब पैदा होता है तो उसको चारों तरफ से बैक्टीरिया, वायरस घेर लेते हैं कि अरे नया मेहमान आ गया, चलो इसके ऊपर अपना राज्य करते हैं, चलिए इसके लंग्स के पास चलते हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है लड़का, इसका लंग्स बहुत अच्छा होगा। तो स्टूडेंट ऐसे जो है आते हैं। तो इसी प्रकार निगेटिव थिंक वाले आएंगे, आपको बताएंगे क्या पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, इसमें से कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते। ऐसा नहीं है, आप नोट्स ही अपना कंप्लीट कर लीजिए। किसी सर का नोट्स हो, किसी टीचर का नोट्स हो, हाँ, किसी आपको क्लासेस से नोट्स मिले हैं, यदि वो समझ में आ रहा है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए और उससे आप क्वेश्चन करिए एनसीईआरटी के लेवल तक, आपका क्लियर हो जाएगा। बट उसमें टाइम टेकिंग है, तो आप टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, बट कभी कंफ्यूजन में मत रहिए कि हमारा ये क्लियर नहीं, वो क्लियर। और जो रूल आप अपनाइए, जो बायोलॉजी क्लियर अपनाइए, वही केमिस्ट्री, वही फिजिक्स, बिकॉज कोई किसी से कम नहीं है। ये ऐसे साइंस के चैप्टर हैं, ये ऐसे साइंस के सब्जेक्ट हैं कि इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप अपने को खुद चैलेंजेबल बनाइए, अपने आप में खुद चुनौतियों को देखिए, अपने से क्वेश्चन बनाइए, अपने से करिए, इतना ही आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और स्टूडेंट बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, जैसे फिजिक्स में मैं सुनता हूं कि फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, तो कहां से आएंगे? जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। थ्योरी जिसको आती है वही न्यूमेरिकल कर सकता है, बिकॉज क्योंकि थ्योरी में ही न्यूमेरिकल का बेस छुपा होता है। तो हर एक के लिए उसके पहले पढ़ना पड़ता है। कोई भी चक्रव्यूह तोड़ने के लिए चक्रव्यूह की नीति तो सीखनी पड़ेगी, है कि नहीं है? तो इसीलिए
आप जब भी पढ़ाई करें पूरे कंसंट्रेट, और अब तो करना ही है, अब तो आपका एग्जाम है, अब तो आपको करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन है, और काफ़ी जो है इसको लोग पूछ भी लेते हैं यदि आप बायोलॉजी से हैं, और आपके एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन है, कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। तो व्हाई एंड हाउ डू ट्विंस हैपन, क्यों और कैसे ट्विंस होते हैं, जुड़वा कैसे होते हैं, जुड़वा कैसे फॉर्म होते हैं, जुड़वा कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट इसको देखने के लिए हम जानते हैं पहली बात कि ट्विंस आर टू टाइप्स, ट्विंस आर टू टाइप्स, दो प्रकार के ट्विंस होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। स्टूडेंट डेली हम दो क्वेश्चन करेंगे, आप यदि हमारे साथ लगिए और डेली दो क्वेश्चन करिए तो बायोलॉजी के धीरे धीरे हम सारे चैप्टर को एंड करेंगे आपके एग्जाम से पहले, आई प्रॉमिस्ड यू। बट आपको डेली लगना पड़ेगा, डेली कॉपी और पेन के साथ बैठना पड़ेगा। यदि आप कॉपी पेन के साथ नहीं बैठ रहे हैं तो आप हमारे साथ नहीं, क्योंकि दिमाग में सब चीजें इकट्ठा कर पाना नामुमकिन है। आप पहले उसको नोट करिए, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ें इकट्ठा होती है स्टूडेंट, जो स्टोर होता है वो स्टोर के बाद वो एग्जिट भी होता है। ये नहीं होगा तो आप मैड हो जाएंगे, पागल बन जाएंगे। लेकिन आप जब कॉपी में उसको नोट किए हैं तो जब आपको ज़रूरत पड़ रहा है उसको आप एक बार देख ले रहे हैं आप, तो आपके दिमाग में तुरंत वो रीड कर जाता है। ठीक है, इसलिए कॉपी में ज़रूर नोट करें, कॉपी में नोट करेंगे और आपको हमेशा के लिए बना रहेगा, जब आप चाहेंगे तब देख लेंगे एक बार। इसलिए कॉपी, और कॉपी में मालूम है आपको, लिखने याद करने से अच्छा लिखना होता है। जितना आप याद करें उसको एक बार लिखें। एक बार यदि आप लिख लेते हैं अपने से बिना कुछ देखे तो 50 बार याद करने के बराबर होता है। मेरी बात आप लोग याद रख लो, मैं कह रहा हूं ये सासों सत्य है। और यदि नहीं है तो प्रैक्टिकली कर लीजिए, आप देख लीजिए लिखने से कितना फायदा होता है। इसलिए कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर करें स्टूडेंट। तो देखिए ये ट्विंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरे होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस, एक होते हैं स्टूडेंट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। पहले तो आप यही जान लीजिए कि ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जुड़वे आप देखे होंगे जिनके शकल एकदम सेम दिखते हैं, उनको आप पहचान नहीं पाएंगे कौन राम है कौन श्याम है ना, कौन राम है कौन श्याम है एकदम आप पहचान नहीं पाएंगे, या उनके घर वाले भी नहीं पहचान पाते। लेकिन हल्का सा कुछ डिफरेंस तो होता ही होगा, या नहीं भी होता होगा। तो वो जो हैं जिनके शकल सेम है, जिनकी हाइट सेम है, ऐसे जुड़वे मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आते हैं। और ऐसे भी जुड़वे हैं कि हैं तो जुड़वे लेकिन वो लगते नहीं है कि जुड़वे हैं, पैदा एक साथ भले हुए हैं लेकिन फिर भी वो एक साथ पैदा होते हुए भी वो लगते नहीं कि जुड़वे हैं, वो आते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस में। तो पहले आप अपना बेस क्लियर करिए कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। जब आपको ये मालूम चल जाएगा कि मोनोजाइगोटिक है डाइजाइगोटिक है, तब आप जो है उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट हम एक एक करके देखेंगे, पहले मोनोजाइगोटिक ट्विंस को देख लेते हैं, फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, व्हाई एंड हाउ डू ट्विंस हैपन, जुड़वा क्यों और कैसे होते हैं। उसके आंसर हैं जुड़वा दो प्रकार के होते हैं, पहला मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा डाइजाइगोटिक ट्विंस। अंडरस्टैंड, आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। अब क्वेश्चन ए बन गया कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस पे हम बात करेंगे। तो आइए हम यहाँ बताते हैं आपको, जैसे कि हम एक रफली डायग्राम से देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।
और आप लोग काफ़ी अच्छे आपके बुक में बनाया है, और इसको बना लीजिए। कई बार डायग्राम भी पूछेंगे और लेबलिंग करके पूछेंगे, यूट्रस कहाँ है, सर्विक्स कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ है, ओवरी कहाँ है, फिमरी कहाँ है। आप लेबलिंग जरूर करिए और उसको जानिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर फाउंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है और उसमें क्या लगा होता है, ओवरी लगा होता है। फैलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ा होता है, ओवरी। ये रफली डायग्राम है स्टूडेंट, आप इसको जो है अच्छे से अपने बुक में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ठीक है, और इसमें जो है ओम का फॉर्म्ड होते हैं, अल्टरनेट ओम बनते हैं। आप जानते हैं जो मेंसेस होते हैं उनके फर्स्ट मंथ में या लेफ्ट बने तो सेकेंड मंथ में राइट में बनेंगे, ऐसा है, आप इसको जानते हैं, अल्टरनेट ओम बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट और जानते हैं आप, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये भी बात सही है। फैलोपियन ट्यूब में किस प्लेस पे होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन था, मैंने बताया था इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे होता है, ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में जब यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और ए विजाइना, ऐसा शेप होता है, ठीक। अब फैलोपियन ट्यूब में स्टूडेंट जब विजाइना सर्विक्स से होते हुए स्पर्म एंटर करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ से जाते हुए स्पर्म जब पाता है फैलोपियन ट्यूब में, तभी यहाँ से ओवम भी ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आती है, और जहाँ पे ओवम आती स्टूडेंट, यहाँ पे होता है जोना पेलुसिडा लेयर, ओवम के चारों ओर कवर किए रहता है, और बीच में ओवम होता है, बीच में ओवम होता है, ठीक है, बीच में ओवम है, और स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइज जैसे ही स्पर्म आता है, यहाँ पे देखिए स्पर्म आया, स्पर्म का एक हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर, स्पर्म है, स्पर्म आया और इसको, इसमें जो इसके हेड होते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, एंजाइम की सहायता से जोना पेलुसिडा लेयर को ले करते हैं, इसको ये हटाते हैं, और जो है मिलते हैं किससे, ओवम से मिलते हैं, यहीं पर फ्यूजन हो जाता है, ये दोनों का मिलान होता है और यहीं पर फ्यूजन हो जाता है। और फ्यूजन जैसे ही स्टूडेंट, फ्यूजन यहाँ पर होता है जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं और फ्यूज जो होते हैं, वैसे तुरंत जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, ये जाइगोट है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट केवल एक ओवम फर्टिलाइज किया एक स्पर्म से, एक ओवम फर्टिलाइज किया एक स्पर्म से और जाइगोट बन गया, बस, ठीक है। एक ओवम फर्टिलाइज किया एक स्पर्म से, एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक स्पर्म ही काफी है, एक स्पर्म पर्याप्त है। यहां पे हो गया क्या, फर्टिलाइज हुआ और जो है जाइगोट बन गया। यही जाइगोट बाद में स्टूडेंट डिवीजन करते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं, भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। और फिर भ्रूण आपके देखिए एनसीईआरटी में लिखा है एम्ब्रियो और अटैचमेंट इन यूटेरस वॉल, एम्ब्रियो और अटैचमेंट इन यूटेरस वॉल, और यही एम्ब्रियो आके यूट्रस के वॉल में अटैच हो जाते हैं, मतलब चपक जाते हैं, और 9 मंथ तक वहीं डेवलप होते रहे,
तो स्टूडेंट जो ए जाइगोट बना, ये जाइगोट जब डिवीजन करता है एम्ब्रियो के फॉर्म में, तो ये ही जाइगोट तो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात जो जाइगोट फॉर्म्ड होता है वो जाइगोट दो डाइजोगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट एक एम्ब्रियो नहीं बल्कि दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एक एम्ब्रियो नहीं बल्कि दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और दोनों एम्ब्रियो आके यूटेरस की वॉल से चिपक जाते हैं। और ऐसे दो एम्ब्रियो जो एक ही जाइगोट से बने हैं वही मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। और ऐसे ट्विंस देखने में एकदम सेम, जैसे उनकी शक्ल सेम होती है, उनकी कान, नाक, आंख, मुंह सब सेम आपको दिखाई देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आपको समझ में आ गया होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस का बेस, कि एक ही जाइगोट जब दो एम्ब्रियो में चेंज होता है, अर्थात जाइगोट का क्या हो जाता है, जाइगोट डिवाइड हो जाते हैं, दो जाइगोट में कन्वर्ट होकर दो एम्ब्रियो का फॉर्म करते हैं, वही होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि ओवरी में ही क्या बनता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवरी में ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। बाय द वे, इन द केस ऑफ अल्टरनेट ओवम बनते हैं। देखिए, जब स्पर्म यहां से इंटर होता है, हम बना लेते हैं कुछ स्पर्म को भी। जब स्पर्म यहां से इंटर होता है तो स्पर्म दोनों साइड जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, इसमें भी। जहां ओवम मिल जाता है वहीं एक स्पर्म फर्टिलाइज कर लेता है। लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, तो जो ओवम है, जो स्पर्म है, वो स्पर्म यदि दोनों ओवरी में एक साथ ओवम बन गए, और दोनों ओवम फर्टिलाइज कर गए, किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा। दोनों ओवम फर्टिलाइज हो गए, फ्यूज हो गए। इधर भी ये है आपका स्पर्म, ये आई ओवरी, और दोनों आपस में फर्टिलाइज कर गए, अर्थात दोनों स्पर्म से ओवम फर्टिलाइज कर गए, तो दो जाइगोट बनेंगे। दो जाइगोट का बाद में डिवीजन होगा एम्ब्रियो में, और दो एम्ब्रियो बनेंगे स्टूडेंट यदि यूट्रस में, तो इससे जुड़वा ट्विंस पैदा होंगे, और ये ट्विंस आपस में अलग दिखाई देंगे। क्लियर हो गया। मोनोजाइगोटिक जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ही ओवम, एक जाइगोट डिवाइड हो जाता है। जाइगोट का क्या हो जाता है, एक से दो हो जाते हैं। और डाइजाइगोटिक में टू ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होके ट्विंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका क्लियर हो गया होगा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या है। ये है संपूर्ण कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि आप समझ के पढ़े हो, रटे नहीं हो आप। स्टूडेंट इसी प्रकार लगे रहिए आप, और हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, और आप अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।